As we know, there is a huge crisis in Middle East as we witness. There is a geopolitical differences and huge crisis in Middle East between Israel and Iran. अभी हम लोग देख रहे हैं इनके बीच में जंग छिड़ी हुई है और अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे और वहाँ पे उन्होंने जाके कहा कि इजराइल फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है। चलो नरेंद्र मोदी जी जो भी बोलते हैं उनकी हर बात को इतना इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जैसे कि विकास आएगा लेकिन कभी आया नहीं। उनकी हर बात को इतना इम्पोर्टेंस देके उस बात को इतना ट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। होता है इस एज में इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है, निकल जाती है मुंह से बातें ऐसी, तो उस बात को इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो भी बहुत सारी चीजें कह देते हैं। हमको पता है कि यूएसए में 2 ही बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो उनका सेकेंड टर्म है, अब वो थर्ड टर्म आएंगे नहीं, उनकी भी एज हो चुकी है, तो उनकी दोनों की कही हुई बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम ये देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो चीजें हो रही है उसका हमारी इकोनॉमी पे, हमारी करेंसी पे, हमारी कंट्री के इन्फ्लेशन पे, हमारी कंट्री के स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और डेफिनेटली हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड एंटायर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारे यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज इन आवर पर्सनैलिटी टेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। एज वी नो साइको-पिको अग्रीमेंट, ये तो हमें पता है, द साइको-पिको एपिसोड, और उसके पीछे ऑटोमन एम्पायर के पीछे बहुत सारी चीजें हुई थी। साइको-पिको अग्रीमेंट तो हुआ ही था और ऑटोमन एम्पायर के पीछे इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट हुआ था जिसको लीड किया था महात्मा गांधी ने, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बाद जिसका प्रोडक्ट बना इजराइल। 1948 में जब इजराइल बना था और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। उसके पीछे हिटलर भी एक रीजन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एक रीजन था, यूएन वो भी एक रीजन था, यूएसए भी रीजन था, बहुत सारी कंट्रीज रीजन था, और उसके पीछे एक रिलीजियस रीजन था। मल्टीपल रीजंस के बाद पैदा हुआ था इजराइल, जो कि आप यूं कह सकते हो अमेरिका उसकी मदर थी और यूएन वो उसका फादर था, और यू कैन से दोनों ने मिलके इसको पैदा किया था इजराइल को। एंड बिकॉज ऑफ दैट हिस्टोरिकल डिफरेंसेस, द फेथ डिफरेंसेस, द कल्चरल डिफरेंसेस and the identity crisis of Yahudi people, or you can say Jews people, इनका जो identity crisis थी इनकी, उस crisis को यहाँ पे filled किया गया। उसके against it is against willing of so many people, बहुत सारे लोगों की willing के against थी वो चीज। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे कि सऊदी अरब के शाह फैसल। When Shah Faisal was there, Shah Faisal was completely against making of Israel, but yes, again it happened. मोहम्मद अली जिन्ना अगेन ही वॉज अगेंस्ट दिस डिसीजन। व्हेन यूएनओ में जब ये डिसीजन लिया गया था कि वर्ल्ड के पूरे बहुत सारी कंट्रीज आके यूएनओ में बैठी हुई थी, तो उसमें जिन्होंने इजराइल के मेकिंग में, इजराइल को बनाने के अगेंस्ट में जिन्होंने वोट दिया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं शाह फैसल। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज नॉट लेस देन शाह फैसल वाज मोहम्मद अली जिन्ना, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विच इज यू विल बी सरप्राइज टू नो, जवाहरलाल नेहरू। 1948 जब इंडिया पाकिस्तान आजाद होने के बाद अलग हुए थे, अलग होने के बाद बहुत सारे इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन थी। आप यूं कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू का एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिसीजन था जहां पे इन्होंने इन द मेकिंग ऑफ इजराइल अगेंस्ट में वोट दिया था यूएनओ में। जवाहरलाल नेहरू ने अगेंस्ट में वोट दिया था। जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ मेकिंग इजराइल, लेकिन फिर भी बहुत सारे वोट आए थे to make Israel. The reason was yes of course because of Hitler। जर्मनी में बहुत सारे क्राइसिस हुए थे अगेंस्ट जूस, तो उसके बाद साइको-पिको अग्रीमेंट हुआ था अगेंस्ट यू कैन से बिहाइंड ऑटोमन एम्पायर। तो वहां पे इजराइल बनाने की एक वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था बिहाइंड ऑल द क्राइसिस, बिहाइंड एवरीवन्स लाइक बैक। तब उसका रिजल्ट था कि इजराइल बनाया गया, चलो बन गया। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सी व्हाट पीपल थिंक इज कि सुन्नी और शिया में बहुत सारा डिफरेंसेस है। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया वाज ओनली
परफॉर्मिंग डिफरेंसेस है। सुन्नी बिलीव्स इन प्रॉफिट मोहम्मद, यस शिया आल्सो बिलीव्स इन प्रॉफिट मोहम्मद। सुन्नी बिलीव्स इन हजरत अली, यस शिया आल्सो बिलीव्स हजरत हुसैन। Sunni believes, Shia also believes Almighty Allah. Sunni believes, Shia believes, but the performing में differences है। जैसे कि सुन्नी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं लेकिन शिया 3 या 4 वक्त पढ़ते हैं। और जैसे कि सुन्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद को, अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का रसूल या पैगंबर। पैगंबर का मतलब है कि पैगाम लाने वाला या मैसेंजर यू कैन से। लेकिन शिया में यस प्रॉफिट मोहम्मद को तो इम्पोर्टेंट मानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे कि हजरत अली थे, हजरत उमर थे, हजरत हुसैन थे, तो उन सबको भी जो जितने सारे खलीफा थे, जितने सारे सहाबी थे, उनके सैक्रिफाइसेस को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्योंकि यस सुन्नी आल्सो बिलीव्स दैट, सुन्नी आल्सो अग्री फॉर दोज सैक्रिफाइसेस, बट शिया अग्रीज मोर, शिया टेक इट वेरी सीरियसली, और उसके मतलब उनको बहुत ज्यादा वो सीरियसली लेते हैं सारी चीजों को। हालांकि सुन्नी भी सीरियसली लेते हैं, ऐसा नहीं कि सुन्नी डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो उन दोनों के जस्ट परफॉर्मेंस में मतलब प्रे के या परफॉर्मिंग में डिफरेंसेस हैं, उनकी बिलीव में या उनके फेथ में डिफरेंसेस नहीं है। तो सुन्नी और शिया में hardly any difference because both have the same faith, both have the same belief and Prophet Muhammad and Almighty Allah। तो यहाँ पे सुन्नी और शिया में इतना डिफरेंसेस नहीं है। हाँ बस इंडिया में मानते हैं कि सुन्नी और शिया एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन्नी और शिया बस वो उनकी नमाज पढ़ने के जो वक्त है, टाइम है, या उनके जो परफॉर्मेंस की जो चीजें हैं उसमें डिफरेंसेस है, और उसके अलावा सुन्नी और शिया में देयर इज हार्डली एनी डिफरेंसेस। सुन्नी और शिया अप्रोक्सीमेटली बोथ आर सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसमें डोंट गेट इनटू दैट डिफरेंसेस, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस एक्चुअली। तो हियर लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जितने सारे कंट्रीज हैं, सी इराक हैज सम परसेंटेज ऑफ शिया एंड सम परसेंटेज सुन्नी। ईरान में भी हाँ मैक्सिमम परसेंटेज शिया का है, लेकिन यस सुन्नी आल्सो देयर इन ईरान। और जो जितनी सारी कंट्रीज हैं, इस सारी कंट्रीज में शिया सुन्नी का लगभग मिला जुला परसेंटेज है, बट यस ऑफ कोर्स सऊदी अरब में मैक्सिमम सुन्नी है, और जो ओमान और यमन इनमें भी मैक्सिमम सुन्नीस है। लेकिन बाकी के जितनी सारी जो कंट्रीज हैं, जैसे कि टर्की है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन सब में अफगानिस्तान है, इन सब में थोड़े सुन्नी थोड़े शिया मतलब मिक्स है। और मैक्सिमम परसेंटेज यस ईरान में है, जो सुन्नी का जो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा परसेंटेज शिया का, या जो प्रे परफॉर्मिंग जो चीजें हैं वो शिया के यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे सुन्नी और शिया की बात ही नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब इनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इनके जो परफॉर्मिंग डिफरेंसेस हैं, इसको एक साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग आवर इकोनॉमी। यहाँ पे ईरान और इजराइल और यहाँ पे जो सीरिया, इनके बीच में जंग हो रही है। अब इनके बीच में जंग होने का रीजन तो आपको पता है, इनके बीच में मतलब छेड़छाड़ हो गई, जंग शुरू हो गई। अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पूरे सोशल मीडिया में, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पूरे सोशल मीडिया में ये अफवाह फैली हुई है कि ईरान बहुत ताकतवर है, ईरान ने जंग जीत ली, ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जियोपॉलिटिक्स में, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पेशली इन आवर इकोनॉमी। ईरान ने ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने बंद कर दिया, और ईरान इतना पावरफुल है कि यूएसए को रुला दिया, जैसे कि अफगानिस्तान में यूएसए को रुला दिया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ईरान का जो डिफेंस पे जो इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सी, हम ये देखते हैं ना कि ईरान ने यूएसए को हरा दिया, ईरान ने यूएसए को इतना तंग किया, ईरान के जो आर्मी मैन हैं उन्होंने यूएसए को बहुत ज़्यादा तंग किया। स्टेट ऑफ हार्मुज में इसने माइंस बिछा दिए हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है ईरान ने। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग इन वेरी क्लियर वर्ड्स, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिफेंस पे इन्वेस्ट करता है यूएसए। अब ये मजाक में तो नहीं कर रहा होगा ना, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करता है यूएसए, जितना चाइना भी नहीं करता, जितना कोई भी नहीं करता। कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी इतनी बड़ी है ही नहीं जितनी अमेरिका है। और अमेरिका जितना सिर्फ डिफेंस में इन्वेस्ट करता है ना, पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, पूरी दुनिया को।
और जितना यूएसए पूरी दुनिया को हथियार बेचता है वो 2 महीने के लिए स्टॉप कर दे और उसको एक तरफ डाइवर्ट कर दे तो कंट्री खत्म है। तो वॉट एवर यूएसए प्रेसिडेंट सेज, वो कुछ भी बोले चलता है, क्योंकि उसके पास डिफेंस पावर ही इतना है। वो पावर दिखाए नहीं दिखाए कोई बात नहीं, लेकिन है तो पावर। यूएसए के पास बहुत पावर है डिफेंस का, क्योंकि यूएसए का इन्वेस्टमेंट इतना है, न्यूक्लियर पावर है। मतलब यूएसए चाहे तो वो विद इन सेकेंड्स हजारों लाखों ड्रोन भेज सकता है, मिसाइल्स वहीं पे, ब्लास्टिक मिसाइल्स वहीं पे भेज सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल यूएसए से लॉन्च कर सकता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। जो भी है, ईरान का हो सकता है विल पावर हो, जैसे कि अकबर, बादशाह अकबर था, अकबर के अगेंस्ट खड़ा हुआ था महाराणा प्रताप। अकबर के अगेंस्ट अकबर बादशाह अफगानिस्तान से लेके दक्कन तक ही वाज रूलिंग, बट एक छोटा सा राजस्थान का एक छोटा सा राजा रे रजवाड़ा जो भी है, प्रिंस था महाराणा प्रताप, ही स्टूड अगेंस्ट अकबर। इसका मतलब ये नहीं कि अकबर कहीं भी, हाँ हो सकता है कि अकबर की कुछ सेना को या कुछ पॉकेट्स में अकबर को शिकस्त हुई हो, लेकिन अल्टीमेटली सारी जंगें, हर एक जंग, हर एक वॉर महाराणा प्रताप ने हारी थी। जैसे कि टिप्पू सुल्तान स्टूड अगेंस्ट ब्रिटिश, बट ऑल द वॉर्स, हर एक जंग जो भी टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, सारी जंगों में, सारे वॉर्स ने टिप्पू सुल्तान लॉस्ट। द सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो, कि जो जितनी सारी चीजें हो रही है ईरान और यूएसए के बीच में से, इजराइल तो यहाँ पे है ही नहीं, इजराइल तो बच्चा है यूएसए का, क्योंकि यूएसए ने बनाया था। बच्चा अगर गलती करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, जो भी है, वो बाप है, अमेरिका बाप है, वो ले लेगा अपने पास। तो जितनी भी चीजें हो रही हैं, लोगों को ये लग रहा है कि ईरान जंग जीत जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान की इकोनॉमी कहाँ खड़ी होती है? यस, माइट बी ईरान में द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ईरान के केमिस्ट, दुनिया का पहला केमिस्ट था, मैथमेटिशियन दुनिया का पहला था। हर एक चीज दुनिया की पहली हो सकती है। देयर माइट बी हाईली क्वालिफाइड पीपल। ईरान के पार्लियामेंट में 80% पीपल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर्स, हाईली क्वालिफाइड। लिटरेसी रेट 95% है ईरान का। दे आर इन बहुत सारे फील्ड में दे आर फार अहेड कंपैरेटिवली। लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए ना, पावर भी तो होनी चाहिए। पैसा ही पावर है, और पैसा, पावर और दिमाग में ताकत, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन। पैसा, पावर और दिमाग में ताकत। सी, Iran had more than 40 years से so many sanctions against their trade, कि आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, आप वहाँ पे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, so many sanctions। उसके बावजूद भी वो सरवाइव कर रहा है, यही बड़ी बात है। स्टैंडिंग अगेंस्ट अमेरिका, अमेरिका इज अ ह्यूज इकोनॉमी। अब लेट्स अंडरस्टैंड, जो भी देखो, अमेरिका का कितना, मोर देन 1 ट्रिलियन, चाइना 374 बिलियन। मतलब आप यहाँ पे देख लो, चाइना, अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है इन डिफेंस, उसकी बराबरी तो चाइना भी नहीं कर सकता, उसकी बराबरी तो रशिया भी नहीं कर रहा। रशिया चाइना से कम इन्वेस्ट करता है, इंडिया इनके बाद में। मतलब हमारी सारी इकोनॉमी, समझ रहे हो, हमारी सारी इकोनॉमी, सबकी जो जितनी सबकी इकोनॉमी है, सबकी इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट यूएसए जो जितना डिफेंस में इन्वेस्ट कर देता है ना, उतना तो कई देशों की जीडीपी है। See, the Iranian defense budget for fiscal year 1405, फिजिकल ईयर 1405, ये हिजरी है। हिजरी का मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेट टू मक्का टू मदीना इन 6th सेंचुरी। तो जब वो माइग्रेट किए ना, मक्का से मदीना, वो माइग्रेट करके वहां से इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, विच इज कॉल्ड हिजरी। अकॉर्डिंग टू दे फॉलो द इस्लामिक कैलेंडर। तो यहाँ पे 1405 है, तो यू कैन से 2026 इनका जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.23 बिलियन यूएस डॉलर। 9.23 बिलियन। यूएसए का कितना था? 1 ट्रिलियन। नौ 10 बिलियन है, 10 बिलियन के करीब है ईरान का कंप्लीट 2026 का, या यू कैन से 1405 का डिफेंस इन्वेस्टमेंट ईरान का बस 10 बिलियन है। 10 बिलियन तो हमारे यहाँ पे लोगों की इनकम है, हमारे यहाँ पे एक बंदे की इनकम है, तो 10 बिलियन। तो यहाँ पे विच इज नोवेयर स्टैंड्स अगेंस्ट यूएसए। यूएसए का जो डिफेंस का इन्वेस्टमेंट है वही बहुत ज्यादा है। वही बात हो गई ना कि चूहा और हाथी के बीच में एक जंग हो रही है, तो हाँ, चूहा उछल कूद कर रहा है, अगर हाथी पैर रख दिया तो खत्म, बात खत्म, ऑल आर्ग्यूमेंट्स एंड्स देयर।